हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को इसमें बीए थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर से राजनीति विज्ञान विषय पढ़ा रहा हूं और राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और इसके अंतर्गत मैं फर्स्ट यूनिट समाप्त कर दिया हूं और मैं सेकेंड यूनिट से बरनी भी समाप्त कर दिया हूं। आज मैं आप लोगों को सेकेंड यूनिट से ही अबुल फजल के बारे में बताने जा रहा हूं कि अबुल फजल के राजनीतिक विचार क्या थे। हालांकि जितने भी मुस्लिम विचारक हैं उनका चिंतन हमें व्यवस्थित रूप से प्राप्त नहीं होता है, क्रमबद्ध रूप से प्राप्त नहीं होता है। चाहे हम अबुल फजल की बात करें, चाहे हम बरनी की बात करें, जियाउल बरनी की बात करें, ये सम्राट के दरबार में एक दरबारी होते हैं, कवि होते हैं, नवरत्नों में से एक होते हैं। तो इन्होंने जो समय समय पर विभिन्न कृतियां लिखी हैं, उस कृतियों में उन्होंने सम्राट को कुछ सुझाव दिए हैं और थोड़ा बहुत राजनीतिक चिंतन भी हमें उन कृतियों में मिलता है। जैसा कि मनु, प्लेटो, अरस्तु, हाफस्लाफ, रूसो का जो राजनीतिक चिंतन है उस तरह से हमें प्राप्त नहीं होता है, हमें बिखरे हुए रूप में प्राप्त होता है। जैसा कि अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की है, आईने अकबरी की रचना की है, तो इन्हीं रचनाओं में अबुल फजल के विचार प्राप्त होते हैं कि उन्होंने अकबर को क्या सुझाव दिए थे और उनकी सोच क्या थी, उनका चिंतन क्या था। तो आइए चलते हैं अबुल फजल की तरफ। थोड़ा बहुत अबुल फजल के बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं कि अबुल फजल कौन था। अबुल फजल का जन्म 1551 में यानी कि 14 जनवरी 1551 में हुआ था। इसका जन्म आगरा में हुआ था। आगरा में शेख मुबारक के यहां होता है। आगरा में शेख मुबारक के यहां होता है। शेख मुबारक, इसके पिता का नाम था शेख मुबारक। ये जो शेख मुबारक हैं, इनके पूर्वज पहले नागौर में रहते थे यानी राजस्थान में रहते थे, लेकिन राजस्थान से फिर ये प्रवास कर जाते हैं, उत्तर प्रदेश के आगरा में आकर बस जाते हैं। तो आगरा में ही शेख मुबारक अपना आवास बना लेते हैं और फिर वहीं रहने लगते हैं। क्योंकि शेख मुबारक एक संपन्न घराने से संबंध ताल्लुक रखते थे, शेख मुबारक एक संपन्न घराने से ताल्लुक रखते थे, इसलिए अबुल फजल की शिक्षा दीक्षा बहुत ही उचित वातावरण में होती है। और इनके पिता शेख मुबारक अबुल फजल की शिक्षा का काफी उचित ध्यान रखा था और इस तरह से अबुल फजल के ऊपर बचपन से ही ऐसा शैक्षिक माहौल क्रिएट हो गया था कि इनकी अध्ययन में गहरी रुचि होने लगी और 15 वर्ष की आयु में यह अरबी, फारसी वगैरह विभिन्न भाषाओं को सीख लिए। इन्होंने अरबी, फारसी, ग्रीक दर्शन और सूफीवाद पर गहरा अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया था। यानी 15 वर्ष की आयु में ही अबुल फजल को ज्ञान हो गया था, सूफी परंपरा का ज्ञान हो गया था, सूफीवाद का ज्ञान हो गया था, फारसी का ज्ञान हो गया था, ग्रीक का ज्ञान हो गया था, अरबी का ज्ञान हो गया था, उर्दू का ज्ञान हो गया था, विभिन्न भाषाओं का इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हालांकि ये माना जाता है कि इन्होंने अरस्तु का भी अध्ययन किया था, कौटिल्य का भी अध्ययन किया था और मनु का भी अध्ययन किया था। विभिन्न राजनीतिक चिंतकों का यह अध्ययन करते हैं। तो जो अबुल फजल होते हैं, चूंकि वह इस्लामिक होते हैं, इस्लाम धर्म से संबंध रखते हैं, लेकिन फिर भी इस्लाम धर्म से संबंध होते हुए जितना कट्टर बरनी होते हैं उतना कट्टरता इनके विचारों में नहीं होती है। अबुल फजल के विचारों में उतनी कट्टरता हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इनके पिता शेख मुबारक को कट्टरपंथियों के द्वारा विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा था, अपमानित किया जा रहा था। एक कट्टरता को देख चुके थे कि ये जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं, यह इनके पिता को किस तरह से अपमानित कर रहे हैं। तो उन्होंने उस वातावरण का प्रभाव इनके ऊपर पड़ता है और वह समानता और धर्मनिरपेक्षता का समर्थक बन जाते हैं। वह स्वतंत्र विचारों का समर्थक बन जाते हैं। वह धार्मिक स्वतंत्रता का सबको अधिकार देने की वकालत करते हैं। वहीं अबुल फजल के जो भाई होते हैं, अबुल फजल के भाई का नाम होता है अबुल फैजी। यह अकबर के दरबार में होते हैं, कवि होते हैं, अकबर के दरबार में कवि होते हैं। अबुल फजल के बड़े भाई का नाम होता है अबुल फैजी और यह अबुल फैजी अकबर के दरबार में कवि होते हैं। अकबर के दरबार में क्या होते हैं? कवि होते हैं। तो जब अबुल फैजी अकबर के दरबार में कवि होते हैं तो इनको अकबर का काफी संरक्षण प्राप्त था। और उस समय जब अबुल फजल होते हैं तो उस समय अकबर का शासन होता है। अकबर का शासन 1556 से लेकर 1602 तक होता है इसका शासन अकबर का। और अबुल फैजी के सहयोग से ही
अबुल फजल की मुलाकात होती है किससे? अकबर से होती है। अकबर से अबुल फैजी की मुलाकात होती है 1574 में मुलाकात होती है। और फिर अकबर अबुल फजल के प्रतिभा से प्रभावित होते हैं, इनके योग्यता से प्रभावित होते हैं। फिर यह इनको अपने दरबार में रख लेते हैं, अबुल फजल को अपने दरबार में रख लेते हैं। अकबर के द्वारा अबुल फजल को दरबारी नियुक्त कर दिया जाता है 1575 में। इस तरह से 1575 से अबुल फजल अकबर के दरबार में रहने लगते हैं। अकबर और अबुल फजल के विचारों में काफी समानता देखने को मिलती है। अबुल फजल भी जिस विचारधारा का प्रतिपादन करते थे, अकबर उनकी विचारधारा से अधिकांशतः सहमत ही होता था, यानी कि दोनों की विचारधारा काफी मिलते जुलते थे। अबुल फजल जो था वह प्रतिभा का धनी था, विद्वान था, इतिहासकार था, राजनीतिक चिंतक था और अपने तर्क के द्वारा दूसरे को वह परास्त कर दिया करता था, दूसरे को हरा देता था। और अकबर अबुल फजल के इसी प्रतिभा का कायल होता है। वह काफी तर्क वितर्क करता है और तर्क के आधार पर ही किसी सिद्धांत का निरूपण करता है और तर्क के आधार पर ही किसी सिद्धांत का निरूपण करता है। अबुल फजल यह अकबर का दरबारी होता है और इसको मनसब भी दिया जाता है। मनसब भी इसको दिया जाता है। 1000 का मनसब भी अबुल फजल को अकबर के द्वारा दिया जाता है, यानी कि मनसबदार भी नियुक्त कर दिया जाता है। अबुल फजल अकबर द्वारा लड़े गए काफी युद्धों में साथ देता है, यानी कि यह भी विभिन्न जगहों पर विभिन्न क्षेत्रों में युद्ध करने के लिए जाता है और सेनाओं के साथ यह भी युद्ध करता है, यह भी दिशा निर्देश देता है। अबुल फजल भी दिशा निर्देशन देता रहता है। अबुल फजल का अकबर के ऊपर काफी प्रभाव होता है और इसी प्रभाव से जो अकबर का लड़का सलीम होता है, सलीम परेशान रहता है, सलीम यह सोचता है कि यह जो अबुल फजल है मेरे सम्राट बनने के मार्ग में बाधक है। तो 1602 में जब दक्कन विजय करके अकबर की सेना लौट रही थी और उसमें अबुल फजल भी शामिल था, अबुल फजल भी दक्कन विजय करके आ रहा था, तो सलीम ने अपने लोगों के द्वारा 1602 ईस्वी में अबुल फजल की हत्या करा देता है। 1602 में अबुल फजल की हत्या करा देता है। इस तरह से अबुल फजल मात्र 53 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है, अल्पायु में ही मृत्यु हो जाती है। यह बहुत अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहते हैं। 1602 में सलीम के द्वारा इसकी हत्या करा दी जाती है। सलीम कौन था? जो बाद में जहांगीर के नाम से फेमस होता है, उसी का नाम सलीम होता है। अकबर का लड़का, अकबर का पुत्र सलीम होता है और सलीम का बाद में नाम क्या हो जाता है? जहांगीर हो जाता है। तो जहांगीर सम्राट भारत का बन जाता है। जैसा कि अकबर के बाद सलीम ही यानी कि जहांगीर ही भारत का सम्राट हो जाता है। इस तरह से अबुल फजल ने अपने अल्प जीवन काल में ही विभिन्न पुस्तकों की रचना की। जैसे इसकी पहली पुस्तक है अकबरनामा और दूसरी पुस्तक है आईने अकबरी। तीसरी पुस्तक है रुकाउत और चौथी पुस्तक है इंसाए अबुल फजल। ये इसकी कृतियां हैं। अबुल फजल की ये कृतियां है। अकबरनामा है, आईने अकबरी है, रुकाउत है और इशारे अबुल फजल है। तो अबुल फजल ने जो अपने विचार दिए हैं, जो उसमें के शासन व्यवस्था का जो उसने वर्णन किया है, वह अकबरनामा में किया है। जैसे कि अकबरनामा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो प्रथम भाग है अकबरनामा का, जो प्रथम भाग है, उस भाग में अकबर के पूर्वजों का वर्णन किया गया है कि अकबर के पूर्वज किस तरह से इस धरती पर आए और किस तरह से उन्होंने सत्ता की बागडोर संभाली, और इसमें हुमायूं का भी वर्णन किया गया है। जो अकबरनामा का द्वितीय भाग है, उस द्वितीय भाग में अकबर के शासनकाल का वर्णन किया गया है। यानी कि अकबर ने जो 46 वर्ष तक शासन किया, जब तक अबुल फजल मौजूद था
46वें वर्ष तक के शासन काल का वर्णन अकबरनामा में किया गया है। जो तीसरा भाग है अकबरनामा का, उसी तीसरे भाग को हम आईने अकबरी कहते हैं। इस आईने अकबरी को अकबरनामा में ही समाहित कर दिया गया है। आईने अकबरी में अकबर के समय के शासन प्रशासन का वर्णन किया गया है। धार्मिक और राजनीतिक प्रणालियों का भी वर्णन शामिल है इस आईने अकबरी में। तो आईने अकबरी जो है वह अकबरनामा का ही एक भाग है। आइए अब देखते हैं अबुल फजल के शासन संबंधी दृष्टिकोण या राजनीतिक विचार। अबुल फजल एक ऐसा सिद्धांतवादी था जिसने अकबर द्वारा शासित साम्राज्य के लिए ही नहीं बल्कि व्यापक अर्थों में मुगल साम्राज्य के विकास के लिए भी एक विचारधारा दी या विचारधारा विकसित की। यानी कि उसने ऐसी विचारधारा विकसित की जिससे कि मुगल साम्राज्य को भी लाभ हो और अकबर के शासन को भी लाभ हो। अबुल फजल इस्लाम की कट्टरता को स्वीकार नहीं करता है। अबुल फजल काफी उदारवादी विचारक होता है, वह धर्मनिरपेक्ष विचारक होता है और वह किसी इस्लाम की कट्टरता को स्वीकार नहीं करता है। वह सभी पंथों को एक ही समझता है, सभी पंथों को सार्वभौमिक सत्य रखने वाले के रूप में मानता है। उसका कहना है कि जितने भी पंथ हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जितने भी पंथ हैं इस समाज में, इस राज्य में, सब समान हैं। सबका जो उद्देश्य एक है, सभी धर्मों का उद्देश्य एक है, सभी धर्मों के भी समानता होनी चाहिए और इसीलिए विभिन्न धर्मों में समानता स्थापित करने के लिए ही उसने अकबर को प्रेरित किया और अकबर ने फिर धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की। यानी कि अकबर के राज्य में सभी धर्म समान थे, सभी धर्मों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। तो अबुल फजल के विचार हमें अकबरनामा में प्राप्त होते हैं और अबुल फजल ने इस अकबरनामा में विभिन्न दृष्टिकोणों और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो आइए देखते हैं सबसे पहले उसके संप्रभुता संबंधी विचार या सामाजिक अनुबंध संबंधी धारणा। अबुल फजल संप्रभुता के बारे में क्या कहता है? जैसा कि राजनीति के क्षेत्र में अबुल फजल की तुलना हम बर्नी से करते हैं, जियाउल बर्नी से करते हैं। जिस तरह से जियाउल बर्नी ने सल्तनत काल में सल्तनत शासन के लिए विचार प्रस्तुत किए हैं, इसी तरह से अबुल फजल ने भी अकबर के शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए अपने विचार प्रकट किए हैं। परंतु बर्नी और अबुल फजल में दोनों में अंतर है। अबुल फजल जो होता है, बर्नी जो होता है, वह शरीयत के अनुसार शासन चलाने के पक्ष में होता है। शरीयत के अनुसार शासन चलाने के पक्ष में होता है। लेकिन जो अबुल फजल होता है वह सामाजिक अनुबंधों के आधार पर स्थापित कानूनों के अनुसार शासन चलाने के पक्ष में होता है। दोनों में यही मूलभूत अंतर है, बर्नी में और अबुल फजल में। कि बर्नी शरीयत चाहता था कि जो शासक शासन करें या जो राजा शासन करें वो शरीयत के कानूनों के अनुसार करें। जो शरीयत में दृष्टिकोण दिए गए हैं, शरीयत में सिद्धांत दिए गए हैं, नियम दिए गए हैं, शरीयत के अनुसार शासन करें। लेकिन क्या चाहता है कि जिस तरह से शासक और प्रजा के बीच जो संबंध स्थापित हैं, शासक और प्रजा के बीच, राजा और प्रजा के बीच जो संबंध स्थापित हैं और संबंधों के द्वारा समाज को शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए जो कानूनों का सृजन हुआ है, यानी कि समझौते के आधार पर जो कानूनों का सृजन हुआ है, उस कानूनों के अनुसार सम्राट शासन करे। कहता है कि एक मजबूत शासक के बिना समाज में न तो शांति स्थापित की जा सकती है, न तो एकता स्थापित की जा सकती है, न तो सभी लोगों को नियंत्रित किया जा सकता है। अबुल फजल कहता है कि एक मजबूत शासक के बिना समाज में शांति व्यवस्था स्थापित नहीं की जा सकती है, लोगों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, कानून पालन करने के लिए लोगों को बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसलिए समाज में या राज्य में एक दंडात्मक शक्ति की आवश्यकता होती है, एक दंडात्मक शक्ति की आवश्यकता होती है, दंडात्मक शक्ति की आवश्यकता होती है। और यही दंडात्मक शक्ति सबको नियंत्रित करती है, यही दंडात्मक शक्ति सबको नियंत्रित करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अबुल फजल अपने विचारों में सामाजिक अनुबंध का विचार प्रस्तुत करता है। जिस तरह से हाफ्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि जो प्राकृतिक अवस्था होती है वह मास न्याय की अवस्था होती है, वह रक्त रंजित अवस्था होती है, निरंतर संघर्ष की अवस्था होती है, हर व्यक्ति एक दूसरे को मारता काटता, हर व्यक्ति एक दूसरे से डरता रहता था, अविश्वास का माहौल बना होता था। लेकिन इस परिस्थिति में लोग अधिक दिनों तक नहीं रह सकते हैं और अंत में लोग समझौता करते हैं। उस समझौते के द्वारा शासक की स्थापना होती है और अपने सारे अधिकार शासक को दे देते हैं और शासित होने का अधिकार अपने पास रखते हैं। इस तरह से राज्य की उत्पत्ति होती है। तो अबुल फजल के भी चिंतन में हम हाफ्स के विचारों को भी देख सकते हैं कि अबुल फजल ने भी अपने विचारों में सामाजिक समझौते का सिद्धांत विकसित किया है। अबुल फजल राजनीतिक अधिकार की आवश्यकता को उचित मानते हुए सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का आग्रह करता है। यानी कि अपने विचारों में वह सामाजिक अनुबंध को स्वीकार करता है।
क्योंकि वो कहता है कि जो राजनीतिक अधिकार हैं, राजनीतिक अधिकार यह किसको मिले होते हैं? यह मिले होते हैं राजा को, सम्राट को मिले होते हैं। राजनीतिक अधिकार किसको प्राप्त होते हैं? यह सम्राट को प्राप्त होते हैं और सम्राट ही राजनीतिक अधिकारों का उपभोग करता है। वह अपने एक अध्याय आजीविका का प्रावधान रवैये रोजी, उसके पुस्तक का एक चैप्टर है रवैये रोजी में वह कहता है, अबुल फजल रवैये रोजी में कहता है कि मानव जात के स्वभाव में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। सबके स्वभाव अलग होते हैं, सबकी प्रकृति अलग होती है, सबके आचरण अलग होते हैं, सबकी आदत अलग होती है। इसलिए हमारे समाज में क्या होता है? अशांति का वातावरण होता है और अमानवीयता का वातावरण होता है, क्रोध का वातावरण होता है। व्यक्ति अपने स्वार्थ में लिप्त होता है कि वह दूसरे का अहित करता रहता है, यानी कि पूरे समाज में असंतोष का वातावरण बना रहता है। और ऐसी अमानवीय स्थिति में व्यक्तियों से दोस्ती नहीं की जा सकती है, उनसे मित्रता नहीं की जा सकती है, न्याय नहीं किया जा सकता है। यानी कि जिस तरह से आपस की जो प्राकृतिक अवस्था होती है, उस प्राकृतिक अवस्था में न तो मित्रता संभव होती है और न ही न्याय संभव होता है। तो इसलिए न्याय स्थापित करने के लिए एक शासक की आवश्यकता होती है, और वह शासक किस रूप में होता है? दंडात्मक शक्ति के रूप में होता है। यानी कि मनुष्यों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, मनुष्यों के बीच शांति स्थापित करने के लिए, समरसता का निर्माण करने के लिए, एकता का निर्माण करने के लिए, और सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहें, इसके लिए एक दंडात्मक शक्ति की आवश्यकता होती है। और यही दंडात्मक राज्य में यही एक दंडात्मक शक्ति है जो सबको नियंत्रित कर सकती है। यानी कि यही सर्वोच्च शक्ति है। दंडात्मक शक्ति जो है यही सर्वोच्च शक्ति है। और यही शक्ति क्या है? यही शक्ति संप्रभु है। यह संप्रभु भी है, यह अपने राज्य में प्रभु है, यह अपने राज्य में संप्रभु है, और यह राज्य के सभी मामलों में संप्रभु है। चाहे वह राजनीतिक अधिकार हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, सभी मामलों में यह संप्रभु है, सभी मामलों में यह संप्रभु है। तो अबुल फजल कहता है कि जिस प्रकार से एक घर या एक परिवार का प्रशासन बिना मुखिया के संभव नहीं होता है, यानी जो परिवार का प्रशासन होता है, परिवार का प्रशासन कौन करता है? एक मुखिया करता है, और मुखिया के भय के बिना परिवार का प्रशासन नहीं हो सकता है। मुखिया ही परिवार के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है। इसी तरह से राज्य में भी जो राजा होता है, बिना उसके भय के शासन संभव नहीं हो सकता है। यानी कि जब तक भय नहीं होगा तब तक लोग कानूनों का पालन नहीं करेंगे, राजाज्ञा का पालन नहीं करेंगे, राज के आदेशों का पालन नहीं करेंगे। तो इसलिए आदेशों का पालन करने के लिए राजा के द्वारा भय भी बनाए रखना चाहिए। जिस तरह से किसी परिवार पर मुखिया का भय नहीं होता है तो परिवार अनियंत्रित हो जाता है। इसी तरह से यदि राजा का प्रजा के ऊपर भय न हो, राजा का प्रजा के ऊपर भय न हो, तो वह प्रजा अनियंत्रित हो जाएगी, असंतुलित हो जाएगी, आपस में लड़ने लगेंगे। इसलिए आवश्यक है कि राजा दंडात्मक शक्ति के द्वारा उनके ऊपर भय बनाए रहे। अबुल फजल कहता है कि राजा को शक्ति मिली होती है वह दिव्य प्रकाश के रूप में मिली होती है। राजा को जो शक्ति मिली होती है वह दिव्य प्रकाश के रूप में मिली होती है। वह कहता है दिव्य प्रकाश के प्राप्तकर्ता के बिना दुनिया के घोंसलों में अशांति कैसे दूर की जा सकती है, दुनिया की घोंसलों की अशांति कैसे समाप्त की जा सकती है, और दुनिया के लोगों की संपत्ति, जीवन, सम्मान और धर्म की रक्षा कैसे की जा सकती है। इसलिए दिव्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। और वह दिव्य प्रकाश किसके पास होता है? सम्राट के पास होता है, राजा के पास होता है। यह दिव्य प्रकाश की शक्ति ईश्वर के द्वारा उसको मिली होती है, भगवान के द्वारा उसको मिली होती है। इस तरह से वह राज्य के अंतर्गत एक संप्रभु व्यक्ति की स्थापना करता है। वह संप्रभु कौन होता है? सम्राट होता है, राजा होता है। और राजा को समस्त शक्तियां मिली होती है। वही कानून बनाता है, वही न्याय करता है, वही शासन करता है, वही अधिकारियों की नियुक्ति करता है। उसके ऊपर कोई शक्ति नहीं होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 15वीं-16वीं शताब्दी में जो 16वीं शताब्दी के विचारक होते हैं, यह भारत के परिपेक्ष में भी संप्रभुता का सिद्धांत विकसित करते हैं। यह सम्राट को संप्रभु मानते हैं, यानी कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, यह सब किसके अंतर्गत नीति होती है? संप्रभु व्यक्ति की अंतर्गत नीति होती है। जैसा कि हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में देख सकते हैं कि संप्रभुता दो भागों में बढ़ जाती है। एक चर्च की संप्रभुता और राज की संप्रभुता, दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तो बहुत कुछ यहाँ भी होता है। लेकिन अबुल फजल कहता है कि धर्म का जो अधिकार, वह कहता है कि धर्म की सर्वोच्चता अलग नहीं है, वह भी राज्य के अधीन है, वह भी राजा के अधीन है।
तो इस तरह से अबुल फजल धर्म और राजनीति को पृथक करता है। अबुल फजल इस राज्य को सांप्रदायिक और धार्मिक जड़ों से मुक्त करने के लिए संप्रभुता को आवश्यक बताता है। वह कहता है संप्रभुता ही एक ऐसी शक्ति है जो इन सभी बुराइयों को दूर कर सकती है, इन सभी विषमताओं को दूर करती है। अतः अबुल फजल के अनुसार जो संप्रभुता है उस दिव्य प्रकाश में निहित होती है। संप्रभुता जो होती है वह दिव्य प्रकाश में ही निहित होती है। यानी कि दिव्य प्रकाश को वह क्या मानता है? फर्रे आजादी मानता है। दिव्य प्रकाश को वह फर्रे आजादी मानता है, फर्रे आजादी मानता है। यह दिव्य प्रकाश फर्रे आजादी है और यही दिव्य प्रकाश जो होती है संप्रभुता के रूप में प्रकट होती है और इसके पास सभी प्रकार की शक्तियां निहित होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अबुल फजल के विचारों में हमें हाफिज रूसो के विचार नजर आते हैं। जिस तरह से हाफिज रूसो सामाजिक समझौता का सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, इसी तरह से अबुल फजल भी समझौते का भी सिद्धांत, सामाजिक अनुबंध का भी सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं और राजा को सर्वोच्च मानते हैं, संप्रभु मानते हैं। वह कहते हैं कि राज्य की स्थापना शांति के लिए हुई है और शांति किसके द्वारा स्थापित की जा सकती है? सम्राट के द्वारा ही स्थापित की जाती है और सम्राट राज्य में सर्वोच्च होता है, संप्रभु होता है, उसके ऊपर कोई शक्ति नहीं होती है। शासन के सभी अंग उसके अंदर समाहित होते हैं, उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। धर्म भी संप्रभुता के ही अधीन होता है, धर्म भी सम्राट के अधीन ही होता है। तो इस तरह से अबुल फजल अपने चिंतन के अंतर्गत सामाजिक अनुबंध का विचार देता है, संप्रभुता का विचार देता है और संप्रभुता राजा में निहित मानता है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अबुल फजल के राजा संबंधी विचार, न्याय संबंधी विचार और शेष भाग मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।